हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रश्न कोश को हल कर रहे हैं। इस क्रम की ये अंतिम वीडियो है। अंतिम 4 प्रश्न इस वीडियो में हम हल करेंगे और इसके बाद एक मॉडल प्रश्न पत्र आपको करने के लिए दिया जाएगा, जो इस बार के बोर्ड के रिवाइज पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो आप इन 100 प्रश्नों को हल करने के उपरांत उस मॉडल प्रश्न पत्र को भी करें। प्रश्न है, 52 ताश की भली प्रकार फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह पत्ता पान का गुलाम होगा, हुकुम का पत्ता है और तीसरा इसमें है ईंट की बेगम। तो यहां देख रहे हैं हम पत्ते, हमको पता है 52 पत्ते होते हैं, प्रत्येक 13 प्रकार का होता है। ये जो है सबसे पहले लाल रंग का दिखाया गया है, ये ईंट का पत्ता है, 13 पत्ते इसके होते हैं। ये पान का पत्ता है लाल रंग का, 13 पत्ते ये होते हैं, यानी कुल मिला के लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं। ये चिड़ी है, इसके 13 पत्ते होते हैं, ये काले रंग का। और ये हुकुम का पत्ता है, ये भी काले रंग का होता है, इसके भी 13 पत्ते। तो इस प्रकार इन सबको जोड़ें तो कुल पत्ते होते हैं 52, यानी कि हमारे पास कुल संभव परिणाम जो हैं वो 52 हैं। तो ताश की गड्डी में से कोई एक पत्ता निकालने के कुल संभव परिणाम जो हैं वो 52 हैं, यानी कि एक पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/52, क्योंकि कुल संभव परिणाम कितने हैं 52। अब देखें यहाँ ईंट के जो पत्ते हैं यह 1 से लेकर के 10 तक के पत्ते होते हैं। एक वाले पत्ते को एक लिखा नहीं होता उस पर, वो इक्का कहलाता है। तो एक इक्का ये होता है ईंट का, एक पान का इक्का, एक चिड़ी का इक्का, एक हुकुम का इक्का। इस प्रकार 4 इक्के होते हैं, 2 लाल और 2 काले। और इसी तरह से बाकी 2 से लेकर 10 तक के अंकों वाले पत्ते हैं। उसके बाद इसका भी एक राजा, इसका भी एक राजा, इसका भी एक राजा और इसका भी एक राजा। तो ये 4 राजा, 4 बादशाह हैं। और इसी प्रकार इसकी भी एक रानी, इसकी भी एक रानी और चिड़ी की भी एक रानी और हुकुम की भी एक रानी। तो 4 रानी होती हैं, यानी बेगम। और फिर गुलाम, इसका भी एक जैक, इसका भी एक जैक, इसका भी एक जैक और इसका भी एक जैक। इस प्रकार 4 गुलाम हैं। तो इनको हम कहते हैं फेस कार्ड, चेहरे वाले पत्ते। तो चेहरे वाले पत्ते कुल 12 होते हैं। तो ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए। अब हमारे पास प्रश्न जो है वो है पान का गुलाम। तो पान का देखें, पान का गुलाम ये एक ही पत्ता है, क्योंकि पान में 13 पत्ते हैं और गुलाम ये एक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम पान का गुलाम, पान का गुलाम कितने पत्ते हैं 1। तो हमको प्रायिकता याद करनी है। पहला प्रश्न इसमें है पान के गुलाम की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी पान का गुलाम, इसकी प्रायिकता। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम जो हमको चाहिए वो कितने हैं, उनकी संख्या 1 देख रहे हैं हम, गुलाम का पान। और कुल संभव परिणामों की संख्या, तो कुल संभव परिणामों की संख्या या कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 1, पान का गुलाम 1 है। कुल संभव परिणाम कितने हैं 52। तो पान के गुलाम की प्रायिकता हो गई 1/52। फिर इसमें है सेकंड, हुकुम का पत्ता। तो हम देखें हुकुम के कुल पत्ते कितने हैं 13 हैं। तो यहां पे कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि कौन से हुकुम में भी कौन सा। तो यहां पे लिख देते हैं हुकुम के पत्ते कितने हैं कुल 13 और कुल संभव परिणाम तो 52 है। तो यहां पर प्रायिकता ज्ञात करेंगे
हुकुम के पत्ते की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी हुकुम का पत्ता। तो कुल अनुकूल परिणाम, मैं यहाँ पे अब ये फॉर्मूले को नहीं लिखने वाला, अनुकूल परिणाम की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 5, हुकुम के पत्ते कितने हैं 13, और कुल कितने हैं ये संभव परिणाम 52। तो उसको सरल कर सकते हैं, 13/52 उत्तर आ गया है, लेकिन इसे सरल किया जा सकता है 13 1 जा 13 4 जा। तो हुकुम के पत्ते आने की प्रायिकता 1/4 होगी। फिर आगे देखते हैं ईंट की बेगम। तो ईंट देखें तो ईंट की बेगम भी एक ही है। ये अगर ये पूछा जाता कोई भी एक बेगम तो ये 4 होती, लेकिन ईंट की बेगम कहा गया है तो ये एक ही है। तो यहाँ पे फिर हम थर्ड, तो अनुकूल परिणाम यानी ईंट की बेगम की संख्या कितनी है 1। पहले ये लिख देते हैं और फिर अब हम प्रायिकता निकाल देते हैं ईंट की बेगम की। तो P का मतलब है प्रोबेबिलिटी, तो ईंट की बेगम, तो अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 52, तो इसकी प्रायिकता भी 1/52 हो गई। तो इस तरह से हमें ताश के पत्ते पहचानने भी आने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पेटी में 30 डिस्क है जिन पर 1 से 30 तक की संख्या अंकित है। यदि पेटी से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पार्ट। सेकंड है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम डिस्क पर अंकित संख्याओं को लिख लेते हैं 1 से लेकर के 30 तक। तो 1 से 30 तक की संख्याएं लिख दी हैं। तो कुल 30 जो डिस्क हैं इन पर अंकित अंक भी लिख दिए। अब इससे हमें पता लग रहा है कि कुल संभव परिणाम जो हैं एक डिस्क निकालने के 30 हैं। तो कुल संभव परिणाम जो हैं वो कितने हैं 30। तो यानी कि कोई भी एक प्लेट निकालने की प्रायिकता जो होगी वो 1/30 होगी। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है कि 2 अंकों की संख्या। तो देखें पहला 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्याएं कितनी हैं, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं वो गिनते हैं। तो 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं, तो देख रहे हैं 9 तक जो संख्याएं हैं वो 1 अंक की हैं। उसके बाद 10 से लेकर के 30 तक सभी 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो ये कुल कितनी हो गई 21। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है 2 अंकों की संख्या की। तो 2 अंकों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम 21 और कुल संभव परिणाम अपॉन 30। तो इससे पूर्व के प्रश्न में मैं इसका सूत्र लिख चुका हूं कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो क्या होती है अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम। तो ये लिख भी दिया है मैंने दोबारा से कि किसी घटना की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या या सिर्फ कुल संभव परिणाम। तो ये यहाँ पे 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता आ गई 21/30। तो इसको सरल कर सकते हैं 3 7 जा और 3 10 जा, यानी कि 7/10। फिर दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो इनमें देखें पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। 2 का वर्ग करेंगे 4, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। फिर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 4 16, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। फिर 5 का वर्ग करेंगे 5 5 25, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है।
तो आप प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग करते रहें तो उससे आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इसके बाद कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 5 हैं, 5 हैं, 1 4 9 16 और 25। तो यहाँ पर प्रायिकता याद कर लेते हैं। P पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या वो कितनी है? 5 और कुल परिणामों की संख्या वो कितनी है? 30। इसे सरल कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 6 जा, यानी कि ये आ गया 1/6। तो इस तरह से प्रश्न को पढ़कर ठीक से अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करें और प्रारंभ में ही कुल संभव परिणामों को लिख लें। अगला प्रश्न जो है वो 2 पासे वाला है। वो इस बार 2021 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं सभी 100 प्रश्नों को हल कर रहा हूं, तो उस क्रम में मैं इसको भी हल करूंगा। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं या एक पासा 2 बार फेंका जाए, दोनों स्थिति में कुल संभव परिणाम समान आते हैं, ये याद रखना है। तो यहाँ पे हमें बताना है 2 पासों पर अंकित संख्याओं का योग 6 हो और दोनों पासों पर अंकित संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 2 पासे फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे ये देखते हैं। तो देखें, इसको इस तरह से एक टेबल सारणी बना के समझते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक पासे में संभव संख्याएं कितनी है? 6। दूसरे पासे में भी 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं इसको पहला पासा ले रहा हूं और इसको यहाँ पे सेकंड। तो पहला पासा फेंका 1 आ गया और दूसरा पासा फेंका तब भी 1 आया। इसी प्रकार पहला पासा फेंका 2 आया, दूसरा पासा फेंका 1 आया। पहला पासा फेंका 3 आया, दूसरा पासा फेंका 1 आया। पहला पासा फेंका 4 आया, दूसरा पासा फेंका 1 आए। पहला पासा फेंका 5 आया, दूसरा पासा फेंका 1 आया। पहला पासा फेंका 6 आया, दूसरा पासा फेंका 1 आया। फिर देखें, पहला पासा फेंका 1 आया, लेकिन दूसरा पासा फेंकने पे 2 आ गया। तो हो सकती है संभावना, पहला पासा फेंकने पे 2 आया, दूसरा पासा फेंकने पे भी 2 आ गया। तो इस तरह से इनको मिलाते हुए मैं एक सारणी बना लेता हूं। तो इस तरह से देखें, ये कुल संभव परिणाम कितने हैं? 36 हैं। 2 पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 36। तो कुल संभव परिणामों की संख्या या कुल संभव परिणाम बराबर 36। अब हमें क्या क्या याद करना है? पहला ये देखें, दोनों पासे पर अंकित संख्याओं का योग 6 हो। तो देखें, दोनों पे 6 हो, तो पहले वाले में देखें 1 1 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो एक तो ये हो जाएगा, दोनों पे जोड़ 6, ये तो 7 हो रहा है। फिर दोनों पे 6 ये हो जाएगा, फिर दोनों पे 6 एक ये हो जाएगा, फिर दोनों पे 6 एक ये हो जाएगा, और दोनों पे 6 एक ये हो जाएगा। तो यही वो क्रम है जब दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है? 6। तो दोनों संख्याओं का योग 6 हो, ऐसी कुल संभावना कितनी है? 1 2 3 4 और 5। तो यहां पे ज्ञात कर सकते हैं P अंकों का योग 6। इसकी प्रायिकता याद कर रहे हैं हम। तो कितनी है? अनुकूल परिणाम कितने हैं? उनकी संख्या 5 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 36। तो ये हो गया 36। तो इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं कि कोई और ऐसा क्रम नहीं है जहां पे अंकों का योग 6 हो रहा। इधर ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पे सब कम है 6 से, और इधर देखें यहाँ 6 से
ज्यादा है। फिर दूसरा है दोनों 500 पर अंकित संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या मतलब 1 का वर्ग 1 होता है, फिर 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4। तो ऐसी संभावना यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या। मैं इसको क्रॉस करके करूंगा क्योंकि ये पहले गोल में कर चुका हूं, इससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये 4 1 ये हो रहा है, 2 दूनी 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या ये भी है, 3 और 1 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या ये भी है। 2 का वर्ग 4, फिर 3 का वर्ग 3 3 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 कहीं पे हो रहा है, 6 2 8 5 3 और 6 और 3 9, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो रही है। इनका योग 6 और 3 9, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 और 4 9, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 और 5 9, इनका योग भी पूर्ण वर्ग संख्या हो रहा है। 6 और 3 9, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये इसके अलावा और कोई भी संख्याओं का योग, देखो 6 5 11, ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो रहा। तो यही वो क्रम है जहां पर पूर्ण वर्ग संख्याएं मिल रही हैं हमको, इन अंकों को जोड़ करके। तो ये कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां लिख देते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं कुल कितनी है, ऐसा ये है 7। तो यहां लिखना पड़ेगा अब P पूर्ण वर्ग संख्याएं कितना हो जाएगा, ये अनुकूल परिणाम है 7 और कुल परिणाम है 36। तो इस तरह से हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं की प्रायिकता, यानी कि इनके अंकों का योग पूर्ण वर्ग संख्या हो उसकी प्रायिकता ज्ञात की, और अंकों का योग 6 हो इसकी प्रायिकता ज्ञात की। तो हमको ये सारणी बनानी आनी चाहिए। तो इस बार की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है। 100वां प्रश्न है, तो इसमें मैं अथवा वाला खंड पहले कर रहा हूं। आप जब प्रश्न हल हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे ये पहले क्यों किया था। तो देखें, पहला ये है, सिद्ध कीजिए वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो एक वृत्त है और बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखा TP और TQ खींची है। तो यहाँ पर प्रमेय हल कर रहे हैं हम, तो यहाँ लिख देते हैं, दिया है या ज्ञात है O केंद्र का एक वृत्त जिस पर बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखा खींची गई है, ये लिख दिया है। अब हमको सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है ये स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। इसका मतलब TP बराबर TQ हमको सिद्ध करना है। रचना हमने रचना की, OP व OQ को मिलाया, मैंने यहाँ पे पहले ही मिला दिया है, और T और O को भी मिलाया, व TO को भी मिलाया। इनको भी मिला देते हैं, T से O को भी ला दिया। अब हल करते हैं उपपत्ति यानी कि प्रूफ। तो हम जानते हैं, हमने इससे पूर्व की प्रमेय में पढ़ा हुआ है कि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण बनता है समकोण। यहां पे भी ये त्रिज्या OQ और TQ स्पर्श रेखा, इसके बीच का कोण 90 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक है TPO और एक है TQO, दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, समकोण त्रिभुज TPO व समकोण त्रिभुज TQO में।
तो हम इस चीज को लिख सकते हैं पहले ही कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का बना कोण ये क्या 90 डिग्री है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, इनको सर्वांगसम करते हैं। तो देखें जैसा कि हम देख रहे हैं कि टीपीओ त्रिभुज यानी ऊपर वाले त्रिभुज में और टीओ नीचे वाले त्रिभुज यानी टीक्यूओ दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों में सम्मिलित है, ऊपर वाले त्रिभुज में भी नीचे भी। तो यहां लिख लेते हैं टीओ बराबर टीओ उभयनिष्ठ भुजा। और हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले त्रिभुज में जो 90 का कोण है उसके सामने की भुजा है ये। तो ये क्या है, ये कर्ण है समकोण त्रिभुज का, और नीचे वाले त्रिभुज में भी ये समकोण के सामने की भुजा है यानी कि कर्ण है, यानी हाइपोटेनस है ये दोनों त्रिभुजों का। और फिर देखें ऊपर वाले त्रिभुज टीपीओ में ओपी बराबर ओक्यू, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्याएं एक ही वृत्त की त्रिज्या समान होती है, तो इसलिए बराबर। अब हम देख रहे हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज टीपीओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज टीक्यूओ के, समकोण त्रिभुज टीक्यूओ के। किस प्रॉपर्टी से, आरएचएस प्रॉपर्टी से। आरएचएस का मतलब है समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और साइड। तो हाइपोटेनस और साइड यानी कि ये जो है कर्ण है और ये एक दूसरी भुजा है समकोण त्रिभुज की। तो इस आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनकी शेष भुजाएं और कोण भी बराबर होंगे, जो संगत भुजाएं और कोण हैं वो भी। तो इस आधार पर इस त्रिभुज में ऊपर में ये भुजा रह गई है अवशेष और नीचे में ये भुजा अवशेष रह गई है, तो ये भी दोनों बराबर होंगी। तो इसलिए टीपी बराबर क्या होगा, टी क्यू बाय सीपी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस आधार पर हमने लिख दिया कि टीपी बराबर टी क्यू, और यही हमको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब इसका जो अथवा वाला पार्ट है जो पहले करना चाहिए था उसे करते हैं। तो हम याद रखेंगे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, या स्पर्श रेखा युग्म जो है वो बराबर होता है। तो ये याद रखना है हमको, ये बाह्य बिंदु टी से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है तो ये दोनों बराबर हैं। तो प्रश्न है हमारे पास, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची गई हैं। सिद्ध करना है कोण पी टी क्यू ये वाला बड़ा दुगना है इस कोण के ओपी क्यू के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, दिया है तो मैं की तरह ही हल करते हैं। दिया है, यह ज्ञात है, ओ केंद्र का वृत्त और जहां पे टी से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो ये हम को पता है कि टीपी बराबर क्या होगा, टी क्यू। जहां टीपी व टी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण पी टी क्यू दुगना है कोण ओ पी क्यू के। देख रहे हैं ये ओ पी क्यू कोण ये वाला है, इसका ये जो कोण है ये इसका आधा है, यानी कि ये टी कोण जो है इससे दुगना है, ये हमको दिखाना है। उत्पत्ति यानी कि हल, तो हमको पता है स्पर्श रेखा ओपी और त्रिज्या ओपी और स्पर्श रेखा टीपी के बीच में कोण क्या होगा, 90 अंश का।
तो ये पूरा कोण जो है ये 90 अंश का है। तो यहां पे लिख देते हैं कोण TPO बराबर 90 अंश स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच का कोण। तो स्पर्श रेखा TP है, त्रिज्या OP है, ये बीच का कोण। तो TPO कोण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? TPQ यानी कि TPQ प्लस कोण OPQ, इन दोनों को जोड़ करके, यानी इतना ये और ये वाला जोड़ करके 90 हो रहा है, यानी कि TPO हो रहा है। या हम लिख सकते हैं कोण TPQ बराबर 90 माइनस कोण OPQ। ये समीकरण नंबर 1। अब हम देखें त्रिभुज TPQ में, त्रिभुज TPQ में, इस त्रिभुज में देखें यहाँ पे TP भुजा जो है बराबर है TQ के, स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमको दिया हुआ है, हमें पहले से ही पता है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये बराबर है। तो इस आधार पर इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कोण TPQ बराबर होगा कोण, कौन सा कोण? ये वाला TPQ, ये बराबर होगा इस कोण के TQP के, है ना। ये हम यहाँ पे कारण दे सकते हैं क्योंकि TP बराबर TQ है, इसलिए। तो ये एक चीज हो गई। और त्रिभुज TPQ में देखें तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। तो लिखते हैं कोण PTQ यानी ये वाला कोण प्लस कोण ये वाला TPQ प्लस कोण ये वाला TQP बराबर 180 अंश त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। अब देखें यहां पे कोण PTQ ऐसे ही रहने दिया प्लस कोण TPQ को ऐसे ही रहने दिया और QPT ये जो है ये इनकी इसकी जगह TQP की जगह लिख सकता हूं मैं कोण TPQ। तो यहां पे लिख दिया मैंने कोण TPQ बराबर 180। अब देखें ये दोनों कोण एक जैसे हो गए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कोण PTQ प्लस दो कोण TPQ बराबर 180 अंश। अब समीकरण 1 से TPQ का मान रख देते हैं तो कोण PTQ प्लस 2 और TPQ कितना है 90 माइनस कोण OPQ बराबर हो गया 180। सरल करते हैं कोण PTQ 2 से अंदर गुणा करनी होगी 90 में करेंगे तो 180 हो गया और यहां करेंगे तो माइनस 2 कोण OPQ बराबर 180। पक्षांतर करते हैं इनको एक तरफ ले आते हैं कोण PTQ बराबर 180 तो इधर है ही, ये 180 इधर जाएगा ये माइनस का 180 हो गया और ये माइनस वाला जाएगा ये हो गया प्लस का 2 कोण OPQ। तो ये 180 प्लस माइनस है ये तो कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो गया कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। तो यही हमको सिद्ध
करना था PTQ, ये PTQ देखें, ये PTQ और ये OPQ के दुगने के बराबर हुए। तो ये हमको सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमने 100 प्रश्नों के प्रश्न कोश को हल किया है। आप इसको करें, इसको देखें और आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अभ्यास करें। उस अभ्यास के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र भी आपको दिया जा रहा है। तो ये मॉडल प्रश्न पत्र है। इसके लिए मैं अपने मित्र महिपाल सिंह नेगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो रायका देवल चौड़ हल्द्वानी उत्तराखंड में कार्यरत हैं। उनके संयोग से ये प्रश्न पत्र दिया गया है मुझे। तो शुरू के 10 प्रश्न जो हैं वो एक एक अंक के हैं। शुरू के 5 बहुविकल्प वाले हैं और शेष अति लघुत्तरीय हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पत्र बनाया गया है। संभावना है कि इसमें से कई प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षाओं में मिल जाएं, तो अवश्य करें इसको। जाएगा। एक बार फिर से महिपाल सिंह नेगी जी का धन्यवाद।